हेलो बच्चों, क्या हाल। आई होप सभी के अच्छे होंगे। आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के इस सेशन में, जिनसे में हम अनसॉल्व क्लास 12 में अनसॉल्व करवा रहे थे। तो अनसॉल्व के क्वेश्चन हम जो है पढ़ देते हैं। आपकी स्लाइड पर आ जाएगा। कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसकी इसकी धारिता कैसे बढ़ेगी। रीजन बताएंगे कैसे बढ़ेगी, इसका रीजन भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं भैया। तो सबसे पहले हमने दो प्लेटें ली, एक ये प्लेट हमने एक्स ली और एक प्लेट वाई ली। अब दोनों प्लेटों को डी दूरी पर रखा है। एक पर धन आवेश उपस्थित है और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उपस्थित है। अब जो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की ओर गमन करते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज से होते हुए निगेटिव चार्ज की ओर इंटर करेंगे। ठीक है, तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसकी कमी हो जाती है और इसकी अधिकता हो जाती है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्लस से चलकर माइनस की ओर जा रहे हैं। बीच की दूरी हमने डी लिख दिया। अब देखो हमने वाई का सिरा पृथ्वी से जोड़ दिया और एक्स सिरा किसी वैद्युत उपकरण से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, इसकी थ्योरी क्या होगी। माना दो प्लेट एक्स तथा वाई है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। प्लेट एक्स पर धन आवेश उपस्थित है तथा प्लेट वाई पर ऋण आवेश उपस्थित है। ठीक है, प्लेट एक्स को प्लेट वाई को पृथ्वी तल से जोड़ा गया है तथा प्लेट एक्स को वैद्युत उपकरण के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के हो, अर्थात इन दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के भरा हो। के परावैद्युतांक क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा बैटरियों के अंदर जो ईंधन के रूप में मतलब तेजाब भरा होता है। तेजाब एक प्रकार का परावैद्युतांक है, तो इसमें भी परावैद्युतांक भरा होता है बीच में। ठीक है, तब तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि के है, यदि यार परावैद्युतांक ना होता तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता। तो यहाँ पर चूंकि हमने पढ़ा है सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो एकांक आवेश में एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। अब इस सिग्मा के जगह पर हम क्यू अपान ए लिख दे तो कोई दिक्कत, तो सिग्मा हटाया हमने, क्यू अपान ए लिख दिया, ए बटे में चला जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा, हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना बेटा, यदि प्लेटों के बीच विभव V हो तथा बीच की दूरी D हो, इन दोनों के बीच में विभव V हो तथा विभव या विभवांतर, ठीक है, V हो, तो D दूरी पर हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विभव प्रवणता वाले में पढ़ा होगा E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, E बराबर V अपान D रख दिया। ठीक है, तो V का मान यदि निकालना है तो तिरक गुणा कराएंगे, इसके बटे में एक मान लेंगे, तो V का एक के साथ में कराएंगे V आएगा, इसका इसके साथ में ED हो जाएगा। समीकरण 2 डाल दिया। अब समीकरण 1 का मान, ये जो है समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी E के जगह पर हम ये रख देते हैं Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, ये लिख दे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर इस E के स्थान पर हम लिख देते हैं V बराबर Q अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए, के एप्सिलॉन नॉट ए, ये लिखा है, ये हमने पूरा इधर छेपा है, इनटू डी था, डी लिख दिया। अब देखो ध्यान देना, चूंकि हमें पता है कि संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या होता है, तो E बराबर क्यू अपान वी होता है, E बराबर क्यू अपान वी। अब ये जो V का मान अभी निकाला है, यहाँ पर इस V के स्थान पर रख देते हैं, तो रखेंगे तो C बराबर क्यू बटे में एक मान लेते हैं। अब V का मान रखो तो V का मान कितना है, क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, के एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो मध्य मध्य बाय बाय का गुणा कराते हैं, तो ये जो होगा ये इसके साथ में गुणा होगा और एक का गुणा क्यू डी के साथ में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए, ये ऊपर चला जाएगा, के क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए लिख दिया, बटे क्यू डी, एक का गुणा कराएंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। तो यही हमें प्राप्त करना था। ठीक है, क्लियर हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर का है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये दीर्घ में है और प्रति क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, ठीक है। इसके पहले यानी संधारित्र की धारिता वाला जो हमने बताया था उसमें पूरी बात नहीं बताई थी, ध्यान देना। उसके पहले लिख लेना संधारित्र की धारिता, चूंकि C बराबर जो निकलेगा 1/d, ठीक है। चूंकि हमने निकाला था, यहाँ निकाला था K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, K एप्सिलॉन नॉट A, इतना था कि नहीं था इतना निकला था। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जाए। इसकी धारिता बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, यदि इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, क्या पहला तरीका है, यदि इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, यदि इस धारिता बढ़ानी है तो इसके यानी प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो भैया लिख लेना, यानी धारिता को मुख्यतः 2 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। नंबर एक क्षेत्रफल को बढ़ाकर, जिससे धारिता बढ़ जाएगी। नंबर 1 क्षेत्रफल को बढ़ाकर, और तथा प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये लिख लेना, कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 6वां नंबर है, बोर का क्वांटीकरण अभिग्राहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे। ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं, ठीक है। कमियां तो बाद में हम आगे लिखेंगे, पहले हम समझते हैं बोर का क्वांटीकरण, और इसके अलावा दी ब्रोगली ने क्या दिया था, स्पष्टीकरण किस प्रकार से दिया था, इसको हम समझते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना सारी। बोर का क्वांटीकरण क्या कहता है, बोर का क्वांटीकरण पहला कहता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो परमाणु होता है, जैसे ये हमने सपोज किया ये परमाणु है, ये नाभिक है, नाभिक N से प्रदर्शित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कैसी, वृत्ताकार पथ पर। तो क्या लिखा है, परमाणु इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर विभिन्न स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे हमने सपोज किया ये मंदिर है, अब मंदिर के चारों ओर लोग परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कैसा करते हैं, वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। कैसा, वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, ठीक है। उस समय नाभिक के आवेश, यानी ये जो नाभिक है, यानी केंद्र बिंदु नाभिक है, इस पर आवेश, नाभिक के आवेश Ze होंगे, क्या होंगे, Ze, तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या होंगे, E होंगे, क्या होंगे, E होंगे, के बीच कार्य करने वाला कूलाम बल, ठीक है। इनके बीच, इसके और इसके बीच कार्य करने वाला कूलाम बल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए, ठीक है, कार्य करने वाला कूलाम बल, इसके और इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला कूलाम बल, इलेक्ट्रॉनों को घुमाने के लिए आवश्यक, इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, क्या आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो नाभिक होता है, तो नाभिक परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है। अब इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। जैसे सपोज करते हैं व्यक्ति है और मंदिर है, मंदिर बीच में है, व्यक्ति है, व्यक्ति को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब उसको ऊर्जा मिल जाएगी तो वो चलने लगेगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए एक अभिकेंद्री बल कार्य करना पड़ेगा, क्या, कूलाम बल, इलेक्ट्रॉन को घुमाने, कूलाम बल जो होगा वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को घुमाने का काम करेगा। अब घुमाने के फलस्वरूप इस पर यानी जो बल प्रदान होगा, यानी इसके द्वारा जो बल प्रदान किया जाएगा, क्या, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बल प्रदान किया जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो बल लगेगा, तो यहाँ पर जो बल लगेगा उसे ही अभिकेंद्र बल क्या प्रदान करता है, उसे अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे रोड बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते से हमें ये पता चलता है कि
मंदिर के चारों परिक्रमा किस पथ पर करना है, तो उसी पथ के अकॉर्डिंग जो है हमें क्या होता है, परिक्रमा करना होता है, अर्थात अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ठीक है, फार्मूला क्या था, mv² अपान r इक्वल टू के ZE का स्क्वायर अपान r स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला निकला। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम इनके तथ्य देख लेते हैं। बोहर का क्वांटीकरण का दूसरा तथ्य क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकते हैं। ध्यान देना, अभी तक हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अब नाभिक के चारों ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन, अब इसमें बताया द्वितीय कंडीशन में, कंडीशन द्वितीय में बताया है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकते हैं जिन कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π होगा। h क्या है, प्लांक नियतांक, क्या है, प्लांक नियतांक। तो उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, अर्थात इसके चारों ओर का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, यदि पूर्ण गुणज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा सकता है, अन्यथा नहीं लगा पाएगा। इस प्रतिबंध को क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं, अर्थात ये प्रतिबंध जो होता है, इस प्रतिबंध के अनुसार है, तो इस प्रतिबंध को हम क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटम प्रतिबंध के लिए फार्मूला क्या है, mv r इक्वल टू NH/2π। तो ध्यान देना, m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग, r क्या है, यानी इसके बीच का त्रिज्या। ठीक है, यानी r, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद h प्लांक नियतांक 2π। तो यहाँ n का मान कितना हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ये तो बात हमें क्लियर हो गई, दी ब्रोगली या दे ब्रोगली के अनुसार। ठीक है भैया, दी ब्रोगली किन्हीं किन्हीं किताबों में लिखा रहता है, डी ब्रोगली भी बोला जाता है, दी ब्रोगली भी बोला जाता है, दे ब्रोगली भी बोला जाता है। तो इनके अनुसार देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के बोर द्वारा प्रस्तावित, यानी इलेक्ट्रॉन के जो सिद्धांत था, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत था, उसे बोर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया, यानी प्रस्ताव रखा, क्या इसके बारे में बताया, क्या बताया, इसकी वृत्ताकार कक्षा में एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। अर्थात वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का एक कण, ठीक है, एक कण तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। अर्थात ये जो होगा, यहाँ पर सपोज करते हैं कोई एक कण है इलेक्ट्रॉन का, वो तरंग के रूप में दिखाई देगा, किस रूप में, तरंग के रूप में देखा जाना चाहिए। डोरी में गमन करती तरंगे, अर्थात इसके चारों ओर गमन करती तरंगे क्या भैया, तरंगों के सदृश कण तरंगे भी अनुनादी अवस्था में, ठीक है, यानी सदृश मतलब यानी जो दिखाई देंगी कण तरंगे भी अनुनादी अवस्थाओं में अप्रगामी तरंगे उत्पन्न कर सकती हैं। अर्थात उस स्थिति में कुछ ऐसी तरंगे भी उत्पन्न होगी जो इसके पथ से भटक जाएंगी, कुछ ऐसी तरंगे होंगी जो इसके पथ से भटक जाएंगी। तो ये बताया गया दी ब्रोगली तरंग सिद्धांत के अनुसार, या हमारे बोहर नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत क्या बताया और दी ब्रोगली ने इसको कैसे समझाया, इसको हमने दोनों तरीकों से समझा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी कमियों के बारे में। ठीक है, तो बेटा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला चलते हैं। चलो भाई आगे, तो हम बात करते हैं इसकी कमियों के बारे में। लेकिन बेटा जीवन काल में सफलता बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ हो ना हो लेकिन सफल जरूर हो जाइएगा। ठीक है, नहीं तो स्थिति बहुत विपरीत हो जाएगी, और इसके अलावा तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा, अर्थात माँ बाप के अलावा और कोई साथ देने वाला नहीं है। ठीक है, याद रखना इस बात को। फैमिली सपोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ दिनों तक ही सपोर्ट रहता है, तो इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, जिसके कारण से किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो है, चूंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, मुश्किल से 20 से 25 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं,
इसलिए मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब समय नहीं बचा है इतना, कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें समय देगा, ठीक है। इसलिए अपने समय को अपने पास रखिए और अब कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए भैया आगे हम बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को उजागर करते हैं। तो वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचना को बोर मॉडल या बोहर बोला जाता है, याद रखना, बोहर भी बोला जाता है, बोर भी बोला, इंग्लिश में बोहर बोला जाता है। तो वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचनाओं को बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सका, अर्थात इससे ये भी, इसमें भी फेल हो गया। दूसरा, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सका, अर्थात कक्षाओं में वितरण को, इलेक्ट्रॉन के वितरण को भी नहीं समझाया जा सका, इस कारण से ये फेल हो गया। इसके बाद तीसरा, इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति भी बोर मॉडल से नहीं समझाया जा सका, इस कारण से ये फेल हो गया। तो भैया ये 3 कारण थे। एक और कारण था जिसके कारण ये परमाणु मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, यानी इसकी मुख्यतः ये हानि होगी, ठीक है। तो आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या हुआ, छठवें का अथवा क्वेश्चन दे रहा है, क्या कह रहा है समझना बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा KT, ठीक है, कोट की है 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, यानी लैम्डा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसी तरंग दैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है और फोटान की ऊर्जा ज्ञात करना है। यहाँ के वोल्टेज मैन नियतांक है, ठीक है। इसको समझते हैं, 5 नंबर का है, अथवा करके क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 सेल्सियस, कितना दिया हुआ 27 सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में 273 में 27 जोड़ देंगे तो 300 केल्विन निकल आएगा, ये तापमान निकल आया। क्या निकल आया, तापमान निकल आया। अब देखो ये लेमडा का मान हमें निकालना है, ठीक है, लेमडा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/2 अंडर रूट 2 ME। तो E बराबर हम जानते हैं KT होता है, E बराबर क्या होता है, KT। तो यहाँ पर E के जगह पर हम KT रख देते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू H/अंडर रूट 2M, E की जगह पर KT रख दिया, ठीक है। अब देखो K का मान कितना होता है, 1.38 गुणे 10 की घात -23, और यहाँ पर M का मान कितना होता है, M का मान यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है M बराबर 1.67 गुणे 10 के पावर में 27 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, H प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 के बाद है 24 होता है, इंटू 2। अब इसके बाद M का मान ये दिया हुआ है, तो रख देते हैं 1.6 गुणे 10 की घाते में 1.67 गुणे 10 की घाते में 27, इंटू K का मान, यहाँ पर K का मान कितना दिया है, तो K का मान ये लिखा है 1.38 गुणे 10 की घाते में 23, इंटू T का मान अभी निकाला है कितना, 300 केल्विन, इंटू 300। अब भैया हम क्या करते हैं, इसको वैसे लिखा रहने देते हैं। अब इनमें हम इसका इसका और इसका तीनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 300 का, 1.38 का, 1.67 को और 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 13.82.76 गुणे 10 के घाते 50 आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल कराएंगे, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 37.8 37.185 गुणे 10 की घाते में 25, इतना हो जाएगा। अब वो वैसे ही रखा है। अब देखो डेसिमल दशमलव हटाना है, तो यहाँ एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जो है भाग हम इससे कराते हैं, तो पहली बार नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। अब देखो पॉइंट लगाया तो यहाँ जीरो बढ़ा, तो उसके बाद हल करेंगे तो आएगा 0.78 गुणे 10 के घाते -34, और ये 25 इधर माइनस का तो ऊपर जाएगा, तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो प्लस का माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 आएगा, हम इस दशमलव को यहाँ घिसकाते हैं, तो बचा कितना 10, तो इतने मीटर हो गया। अब फोटान की ऊर्जा E बराबर hc/λ, तो E बराबर H का मान पता ही है, प्लांक नियतांक होता है, H का मान 6.67 गुणे 10 के घाते में 34,
इंटू सी का मान कितना होता है 3 गुणे 10 की पावर 8, अर्थात सी क्या है प्रकाश की चाल, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ 3 गुणे 10 की पावर 8 रख दिया। इसके बाद लेमडा का मान अभी निकाला है, हाल फिलहाल में क्या निकाला है 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 8 10, तो यहाँ पर रख देते हैं। अब भैया ध्यान देना, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इसका इन दोनों का गुणा कराते हैं, सात त्रिक 21, 21 करी 1, उसके बाद इन दोनों का गुणा कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराने के बाद इसका भाग करा देंगे, तो आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 1.112 इंटू 10 की घाते 15 जूल। ठीक है, तो यही ज्ञात करना था। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।